नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। अगले घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के बारे में। रुक करते हैं सबसे पहले सुर्खियों का न्यूज़ एट 10 में। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर प्रधानमंत्री आज करेंगे एनडीए सांसदों के साथ बैठक। पहले दौर में काशी, गोरखपुर और अवध क्षेत्र के सांसदों से होगी चर्चा। दूसरे दौर में तेलंगाना, आंध्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार के एनडीए सांसदों के साथ होना है मंथन। लोकसभा में आज होगी दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक पर चर्चा। विधेयक पारित कराने के लिए बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए जारी किया व्हिप। राज्यसभा में पेश होगा वन संरक्षण संशोधन और जन विश्वास संशोधन विधेयक। महिला सशक्तिकरण पर गांधीनगर में हो रहे G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन में आज होगा प्रधानमंत्री का संबोधन। सम्मेलन का विषय है अंतर पीढ़ीगत परिवर्तन के शिखर के रूप में महिलाओं की अगुवाई वाला समावेशी विकास। हरियाणा के नूंह में धारा 144 लागू, मोबाइल इंटरनेट सर्विस अस्थायी रूप से बंद। अब करीबन 50 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और सोहना सब डिवीजन को छोड़कर सभी जगह स्कूल कॉलेज खुले। गुरुग्राम में हालात पूरी तरह सामान्य। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आज करेगी नियमित सुनवाई। 2019 में 15 अगस्त को केंद्र सरकार ने हटाया था जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की बैठक आज। ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स सहित कई फैसलों पर लग सकती है मोहर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी मुश्किलें। 2020 के चुनाव नतीजों को पलटने की कोशिश का लगा आरोप। 4 महीनों में तीसरी बार बने आरोपी। भारत का 2-1 से 3 मैचों की वनडे सीरीज पर कब्जा। आखिरी वनडे में वेस्टइंडीज को 200 रन से दी मात। वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार टीम इंडिया की 13वीं जीत। जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी और एनडीए गठबंधन के सभी दल अपनी कमर कस चुके हैं। सभी ने अब अगला जो आम चुनाव है उसमें प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लड़ने का फैसला किया है। चुनावी तैयारियों को और धार देने और दमदार रणनीति बनाने के मकसद से प्रधानमंत्री इन दिनों एनडीए के सभी सांसदों से राज्यवार बारी बारी बैठकों का दौर शुरू कर चुके हैं। आज एनडीए सांसदों से मिलने के क्रम में प्रधानमंत्री यूपी के काशी, गोरखपुर और अवध क्षेत्र के सांसदों के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार के एनडीए सांसदों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक है। इससे पहले सोमवार को प्रधानमंत्री ने 2 समूहों में अलग अलग एनडीए के सांसदों से मुलाकात की थी। बीजेपी के प्रमुख नेता भी इसमें मौजूद थे। एनडीए के सांसदों को अपने क्षेत्र में लगातार अधिक से अधिक सक्रिय रहने और जनता से जुड़े रहने के लिए कहा गया था। लोकसभा में सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 पेश कर दिया। कल सदन में हंगामा जो हुआ उसके कारण बिल पर चर्चा नहीं हो पाई, लिहाजा आज इस पर चर्चा होगी। इसे देखते हुए बीजेपी ने अपने लोकसभा सांसदों को आज सदन में मौजूद रहने को लेकर 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। व्हिप में कहा गया कि आज सदन में कुछ महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित कराने के लिए लाए जाएंगे, लिहाजा उनका समर्थन करने के लिए आज पूरे दिन संसद भवन में मौजूद रहें। इससे पहले कल गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक के पक्ष में कहा था कि संविधान ने संसद को दिल्ली राज्य से संबंधित कोई भी कानून पारित करने की शक्ति दी है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साफ कर दिया कि दिल्ली राज्य को लेकर संसद कोई भी कानून ला सकती है। गृह मंत्री ने कहा कि इस बिल पर जो भी आपत्तियां हैं वो सब राजनीतिक हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है। अतः ये सारे जो ऑब्जेक्शन लिए गए हैं वो राजनीतिक है, इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। संसद के नियमों के आधार पर भी इसका कोई आधार नहीं बनता है।
इसीलिए इस बिल को संसद के सामने पेश करने की अनुमति दी जाए। तो वहीं राज्यसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023, वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2023 को चर्चा के बाद पारित किया जाना है। इन तीनों विधेयकों को लोकसभा पहले ही पारित कर चुकी है। संसद में जारी गतिरोध के बीच मणिपुर हिंसा का जायजा लेकर लौटे विपक्षी INDIA गठबंधन के 21 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल आज राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की अगुवाई में राष्ट्रपति से मिलने जाने वाला जो ये प्रतिनिधिमंडल है, उसमें संसद के दोनों सदनों के विपक्षी खेमे के सभी दल के नेता भी शामिल होंगे। विपक्षी नेता मणिपुर में हिंसा रोकने में केंद्र और राज्य सरकार की विफलताओं का मुद्दा उठाते हुए राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग करेंगे। खबर कर्नाटक से। कहा जा रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। 30 से अधिक विधायकों ने कुछ मुद्दों पर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। इस बीच दिल्ली में आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत कुछ विधायकों की आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात होने वाली है। माना जा रहा है कि कांग्रेस नेता सरकार में अशांति पर भी चर्चा करेंगे और लोकसभा चुनावों के लिए रणनीति भी तैयार करेंगे। बेंगलुरु से दिल्ली रवाना होने से पहले कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष शिव कुमार ने कहा कि वो राज्य के मुद्दों और समस्याओं के संबंध में चर्चा के लिए कुछ केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। कुल मिलाकर कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस में पनप रहे असंतोष के बीच पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ होने वाली इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खबर हरियाणा के नूंह से, जहां हालात तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में। जिले में धारा 144 लागू है और मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई। नूंह में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया। पुलिस ने फ्लैग मार्च कर लोगों को शांति बनाए रखने का और सुरक्षा का संदेश दिया। गुरुग्राम में सोना सब डिवीजन क्षेत्र को छोड़कर जिले के सभी शिक्षण संस्थाएं आज सामान्य दिनों की तरह खुली हैं। खुद मुख्यमंत्री हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने राज्य की जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। हरियाणा सरकार ने इस घटना के पीछे बड़ी साजिश का जो है वो संदेह जताया। दोनों गुटों के बीच विश्वास मजबूत करने के लिए जो पीस कमेटीज हैं उनकी बैठक चल रही है। पुलिस ने अपील की है कि दंगाइयों की पहचान करने के लिए लोग पुलिस की मदद करें। वहीं गुरुग्राम में हालात पूरी तरह सामान्य हैं। सभी स्कूल, कॉलेज, कार्यस्थल सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। यातायात की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध भी नहीं है। इंटरनेट भी काम कर रहा है। पुलिस की ओर से लोगों से अपील की गई कि वो सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर ध्यान ना दें। हेल्पलाइन नंबर 112 से संपर्क करने के लिए भी कहा गया। जिस प्रकार से मेवात नूंह के अंदर जो घटनाक्रम हुए, कुछ ऐसे इंसिडेंट गुड़गांव के अंदर भी रिपोर्टेड हुए, लेकिन गुड़गांव पुलिस उन संबंधित सभी जगहों पर अपना अच्छे से मॉनिटर कर रहे हैं और संबंधित जितने इलाके हैं उन पर हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट करी गई है ताकि इस संबंध में कोई भी ऐसा घटनाक्रम दोबारा से ना हो। गुड़गांव पुलिस आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है और अगर किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति विशेष के पास कोई ऐसी सूचना प्राप्त होती है तो वो 112 हेल्पलाइन नंबर गुड़गांव पुलिस कंट्रोल को सूचित कर सकते हैं। नूंह के नल्हड़ स्थित जिस शिव मंदिर से आगजनी और पथराव शुरू हुआ था, नल्हड़ मंदिर पर उस समय क्या हुआ था, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने वहां लोगों से बात की है। आइए सुनते हैं। दंगाइयों ने किस तरीके से दंगा किया, किस तरह से आगजनी की, किस तरीके से धार्मिक यात्रा पर जो लोग आए थे उनके ऊपर पथराव किया। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ स्थानीय लोग मौजूद हैं। अच्छा, क्या किस तरह की स्थिति थी? सर, बहुत भयावह स्थिति थी, कुछ नहीं कह सकते क्या था। पूरी आगजनी, पूरी तोड़फोड़, पूरी पत्थरबाजी, पूरी फायरिंग, सब चीज़ थी जी। किसी भी चीज़ से छूता नहीं था। ये पूरी प्लानिंग के तहत था? सब प्लानिंग थी, बिना प्लानिंग के हो सकता है सर ये?
तो ये क्या जो पहाड़ी बगल में दिखाई दे रही है, यहाँ तक लोग मौजूद थे और वहाँ पर जब हम आ रहे हैं तो काफ़ी जला हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा है, वो क्या वहाँ गाड़ियाँ जलाई गई थी? सर गाड़ियाँ थी, जितनी भी गाड़ी इनकी हिंदू परिषद का वहाँ पे आई हुई थी, उनके साथ उन्होंने वहाँ पे जलाया है उनको। वहाँ कितनी गाड़ियाँ थी, क्या क्या स्थिति? 70-80 गाड़ियाँ थी जो उन्होंने आग के हवाले की हैं। जो आग के हवाले करने के बाद दंगाइयों ने आगे जहाँ जहाँ उनको कोई भी गाड़ी मिलती है, कोई स्कूटी मिलती है, कोई मोटरसाइकिल मिलती है, उनको ऊपर तोड़ फोड़ लाठियों से वो प्रहार किया है उन पे। आपको क्या लग रहा है कि ये कोई पीछे सोची समझी प्लानिंग थी या अचानक से? ये जब मोनू माने सर ने पहले ही उसने वीडियो वायरल कर दिया था, उनको देखते हुए उन्होंने पब्लिक पहले से इनकी प्लानिंग बना रखी थी, इसी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसी पहले प्लानिंग बना के ये लोग चले थे। ये तो ये आपने देखा कि ये लोग हैं, इनका कहना है कि जब यहाँ पर आगजनी हुई और गाड़ियों को जलाया गया, इनके पास खबर आई, तब इनको पता लगा कि जिस तरह के जो हालात हैं यहाँ पर हैं। हालांकि प्रशासन ने चुस्ती दिखाई, प्रशासन ने तेज़ी दिखाई और बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनको रेस्क्यू भी किया। और अभी प्रशासन का ये कहना है कि इस दंगे के पीछे जो भी लोग शामिल होंगे उनको ढूंढा जाएगा। खोजने का जो काम है वो लगातार चल रहा है और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन आरके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, नूह। हरियाणा के नूह में दर्जनों गाड़ियां दंगाइयों ने आग के हवाले कर दी। यहां तक कि पुलिस की गाड़ियों को भी बख्शा नहीं गया। जली हुई गाड़ियों का अंबार बताता है कि आगजनी किस कदर हुई। देखिए नूह से हमारे संवाददाता नीरज सिंह की ये रिपोर्ट। इस समय हम हरियाणा के नूह में हैं, जहां से दंगे की शुरुआत हुई थी और दंगे की भीषिका कैसी है ये आपको दिखाते हैं। इन दृश्यों को आप देखिए कि ये जली हुई गाड़ियां जो बता रही हैं कि दंगा किस तरीके से फैला और कितना जो नुकसान है वो दंगे की वजह से हुआ। यहाँ पर तमाम जो गाड़ियाँ नूह में जलाई गई थी दंगाइयों के द्वारा, वो यहाँ पर एकत्रित की गई हैं। आप ये देखें कि SHO की जो गाड़ी है वो बुरी तरीके से जली हुई है। इसके अलावा जो पुलिस के जो वाहन हैं वो भी मेरे लेफ़्ट में अगर आपको दिखाई देंगे तो ये पुलिस के वाहन हैं जो दंगाइयों ने इन वाहनों को जलाया था। इसके साथ ही आम जो आदमियों के वाहन थे उनको भी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया था। ये आप बाइक देखें कि बाइक के क्या और किस तरह के हालात हैं। इसके अलावा यहाँ अगर आप देखें तो ये आपको दिखाई देगा कि जो दंगा है वो कितना भीषण था और कितना जो नुकसान है उसकी वजह से आम लोगों को भी हुआ, पुलिस प्रशासन को भी हुआ। यहाँ पर अगर आप इन गाड़ियों को देखें कि किस तरह की हालात इन गाड़ियों की हो गई है तो आप समझ सकते हैं कि जिस समय दंगा हुआ होगा तो उस समय किस तरह के हालात थे। अब प्रशासन के जो लोग हैं वो जगह जगह जहाँ पर गाड़ियाँ जली हुई थी उनको एक जगह एकत्र किया गया है और इनमें पुलिस की भी गाड़ियाँ हैं, जो आम लोग हैं उनकी भी गाड़ियाँ हैं जो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई थी। अगर आप देखें कि इस तरीके से क्रेन के द्वारा इन गाड़ियों को यहाँ पर एक जगह एकत्र किया जा रहा है ताकि बाद में कभी साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किया जाए तो ये तमाम जो साक्ष्य है वो मौजूद रहें। प्रशासन का ये कहना है कि नूह में अभी हालात सामान्य हैं और दोनों ही पक्षों के लोगों को बैठाकर बातचीत चल रही है ताकि जो दंगा है वो और ज़्यादा विकराल रूप न ले सके। इसके अलावा पुलिस जगह जगह पर पेट्रोलिंग कर रही है, गश्त लगा रही है, सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम किए हैं। कैमरामैन आरके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, नूह। तो हरियाणा के नूह में आगजनी के बाद प्रशासन लगातार इलाके में शांति बहाल करने के लिए प्रयास कर रहा है। पीस कमेटी की लगातार बैठकें हो रही हैं। दोनों समुदाय लगातार शांति की अपील कर रहे हैं। इसके बाद भी गुरुग्राम सेक्टर 70A में कुछ दंगाइयों ने वहां दुकानों में आग लगा दी। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता नीरज सिंह की ये रिपोर्ट। गुरुग्राम के इस समय हम सेक्टर 70 में हैं और आपको बता दें कि कुछ उपद्रवियों के द्वारा आगजनी की घटना की गई है। ऐसे ही ये 2 कबाड़ी की दुकान है जहां पर शाम को या देर रात को यहां पर आग लगाई गई थी और उस समय फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर आई थी, लेकिन आग सुबह दोबारा से सुलग गई। उसी कारण से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दोबारा यहां पर पहुंची हैं इस आग को काबू पाने के लिए। आप उन दृश्यों को देखें तो धुआं आपको अभी भी दिखाई दे रहा है
और जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो लगातार यहाँ पर जो दुकानें जिनको जला दिया गया था उनको बुझाने का काम लगातार जारी है। फायर ब्रिगेड का ये कहना है कि करीब 10 ऐसी कबाड़ियाँ की दुकानें थीं जहाँ पर आग लगाई गई थी और उन दुकानों को फायर ब्रिगेड के द्वारा रात को ही बुझाने का काम किया गया था, लेकिन कुछ एक दुकानों में आग दोबारा से सुलग गई और जिसके कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर पहुँची। और आप ये देखें, गुड़गांव का सेक्टर 17 है ये गुरुग्राम का, और वहाँ पर ये बीच में जो दुकानें थी मौजूद थी जिनको उपद्रवियों के द्वारा जला दिया गया था। हालांकि प्रशासन का ये कहना है कि पूरे गुरुग्राम में स्थिति नियंत्रण में है, कहीं से भी कोई बड़ी वारदात की जो खबर है नहीं आ रही है। इसी वजह से प्रशासन ने तमाम शिक्षण संस्थानों को खोल दिया है। केवल सोहना जो सेक्टर है वहाँ पर शिक्षण संस्थान बंद हैं, धारा 144 वहाँ पर लागू है, लेकिन कुछ एक इलाके ऐसे हैं जहाँ स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है और पुलिस के द्वारा लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। अर्धसैनिक बल लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। खासतौर से पीस कमेटियां हैं वो दोनों ही समुदाय के लोगों को समझाने बुझाने का काम कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द शांति बहाल हो। कैमरामैन आरके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, गुरुग्राम। और नीरज सिंह हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ गए हैं। नीरज, सवाल यहाँ ये है कि जिस तरह से दंगाइयों के निशान हम आपकी रिपोर्ट में भी देख पा रहे हैं, इसमें एक बात तो साफ है कि ये सब कुछ साजिश के तहत हुआ, जिसको उजागर करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं जो कहीं ना कहीं ये आश्वासन दे पाए आम जनता को कि पुलिस प्रशासन हरकत में है और काम कर रहा है? देखिए, बिल्कुल जहाँ तक आंचल गिरफ्तारियों का प्रश्न है तो पुलिस अभी नहीं बता रही है कि कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन इतना ज़रूर पता लगा है कि बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई हैं और 100 से ज़्यादा जो लोग हैं वो डिटेन किए गए। इस समय मैं गुरुग्राम के सेक्टर 70 में ही हूँ और आप देखें कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस पहुँची है। 8 बजे के करीब हमने यहाँ से लाइव रिपोर्टिंग करी थी आंचल, और इन दृश्यों को दिखाया था जब यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग को बुझाने में लगी हुई थी। अब उसके बाद आप देखें कि 10 बजे का समय है और गुरुग्राम पुलिस यहाँ पर पहुँची है। आप देखें कि जो एसआई हैं वो यहाँ पर एक जो रिपोर्ट है उसको तैयार कर रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है, किसकी ये दुकान थी। उस व्यक्ति को कॉल करके बुलाया भी जा रहा है। पुलिस जगह जगह पर लगातार कह सकते हैं कि गश्त भी कर रही है और जहाँ से इस तरह की वारदातें निकलकर सामने आ रही हैं वहाँ पर पहुँच भी रही है। हालांकि सोमवार को रात को जब ये घटना हुई उसके बाद से मंगलवार को कोई अप्रिय घटना देखने को नहीं मिली, बुधवार को कोई अप्रिय घटना देखने को नहीं मिली, लेकिन बुधवार की रात को गुरुग्राम के सेक्टर 70 और 70A में कुछ जो दंगाइयाँ हैं उन्होंने दुकानों को जलाया। ऐसे ही ये 2 दुकान मेरे पीछे आंचल आपको दिखाई दे रही हैं और यहाँ देखिए कि ये रेजिडेंशियल इलाका है पूरा। ये गुरुग्राम का जो सेक्टर 17 है पूरा रेजिडेंशियल इलाका है और यहाँ पर जो लोग हैं वो रहते हैं और उन्हीं लोगों के सामने यहाँ पर जो ये बिल्डिंग बनी है, ये दुकानें थीं। यहाँ पर ये कबाड़ की दुकानें थीं, 2 दुकानें थीं जिनको आग के हवाले किया गया और यहाँ से करीब 100 मीटर दूर वहाँ पर भी 2-3 दुकानें हैं जिनको आग के हवाले किया गया। और अब यहाँ पर पुलिस पहुँची है और आप देखें किस तरीके से जो वीडियोग्राफी की जा रही है या जो फ़ोटो हैं वो पुलिस के द्वारा खींचे जा रहे हैं। इसमें एक FIR लिखी जाएगी और जो भी लोग इसके पीछे शामिल होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक साजिश के तहत ही है, क्योंकि आप देखें कि नलहड़ जहाँ पर धार्मिक यात्रा निकाली गई थी और जहाँ बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो एकत्र हुए थे, उनके ऊपर जब हमला किया गया था, हमले में पत्थरें शामिल थे, इसके अलावा हथियारों का वहाँ पर प्रयोग किया गया था। आप अगर सड़क पे किसी गुस्से में किसी गाड़ी को जला देते हैं तो वो समझ में आता है, लेकिन आपके छतों पर अगर पत्थर रखे हुए हैं, आपके पास हथियार रखे हुए हैं और आप पूरी प्लानिंग के साथ ये बता रहे हैं कि धार्मिक यात्रा किस रूट से निकल रही है, कहाँ तक पहुँचेगी और उसके बाद कहाँ पर हमला करना, तो ये बताता है कि ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। और यही कारण है कि पुलिस और जो हमारी जांच एजेंसियां हैं वो लगातार कोशिशें कर रही हैं। पुलिस ने भी अपील की है लोगों से कि जो वीडियो उनके पास हैं वो पुलिस के साथ शेयर करें। पुलिस उन इलाकों के CCTV को भी खंगाल रही है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर 2 बातें सामने आ रही है इसमें, क्योंकि जब इस तरह की घटना होती है, लगातार चल रही है जी, जब भी इस तरह की कोई घटना सामने आती है जो अप्रिय है, हम
सभी इस बात को समझ रहे हैं, इसकी संवेदनशीलता को भी मान रहे हैं, लेकिन सियासी पलटवार होता है। जिस तरह से गृह मंत्री जो हैं हरियाणा के अनिल विज, उनका कहना है कि बिना जांच के कुछ कहा नहीं जा सकता। वहीं लगातार जो दूसरे समुदाय है उसकी तरफ से पलटवार किया जा रहा है कि एक वीडियो की वजह से जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हुआ है उसकी वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया। वहीं डिप्टी सीएम लगातार ये कह रहे हैं कि उस भीड़ में जो लोग शामिल थे उनका ब्यौरा सरकार के पास नहीं था। तो इस तरह की जो बातें सामने आती हैं, तथ्य क्या है यथार्थ के धरातल पर, क्योंकि आप मौजूद हैं, सच्चाई क्या है? देखिए, सच्चाई ये है कि धार्मिक यात्रा हर साल निकलती है। इस साल भी वो धार्मिक यात्रा निकल रही थी। ये हो सकता है कि उस धार्मिक यात्रा में जिन लोगों को शामिल होने की बात कही गई है कि पुलिस प्रशासन के पास हो सकता है कि जो संख्या है वो पूरी नहीं हो कि उस धार्मिक यात्रा में कितने लोग पहुंचने वाले हैं। लेकिन ये तय था कि धार्मिक यात्रा निकलनी थी, पुलिस को इस बात की जानकारी थी। जिस रूट से निकलनी थी उसी रूट से धार्मिक जो यात्रा है वो निकली है। जिस सोनू मानेसर के वीडियो को की बात निकलकर सामने आ रही है, तो सबसे बड़ी बात है कि वो व्यक्ति उस यात्रा में शामिल नहीं हुआ था। अब वो जो वायरल वीडियो है वो कब का है, उसकी जो जांच है वो भी पुलिस कर रही है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं जो हमारी एजेंसियां हैं उन्होंने जो सतर्कता है उसे बरतने में थोड़ी सी चूक की है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर वहाँ से लोग निकल रहे थे। और जब इतने बड़े पैमाने पर लोगों ने पत्थर, हथियार ये एकत्र कर रखे थे, ख़ास तौर से पेट्रोल और डीजल, जिसकी खुले में बिक्री नहीं होती है, लेकिन बड़े पैमाने पर पेट्रोल और डीजल को भी लोगों ने, दंगाइयों ने एकत्र कर रखा था। यही कारण है कि आप देखें कि 100 के करीब जो गाड़ियां हैं उनको जला दिया गया। आपने रिपोर्ट भी देखी है कि किस तरीके से SHO और पुलिस की गाड़ियां भी जलाई गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें उन्होंने एकत्र करके रखी हुई थी और अचानक से फिर इन तमाम चीज़ों का उन्होंने इस्तेमाल किया। अब ये जांच का विषय है, जांच एजेंसियां इसमें जांच कर रही हैं। CCTV फुटेज को देखा जा रहा है, जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उनको देखा जा रहा है, सोशल मीडिया पे जिस तरह के पोस्ट हुए, उस दिन जिस तरीके के वीडियो पोस्ट किए गए, उन तमाम तथ्यों की जो जांच है वो सघनता से की जा रही है। इसके अलावा कई सारी टीमें बना दी गई हैं कि क्योंकि पुलिस के पास इनपुट भी है कि जो लोग इसमें शामिल हैं उनको धरपकड़ का जो अभियान है वो भी शुरू कर दिया है। और पुलिस का ये कहना है कि कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है, कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है और जल्द ही वो सूचना एक चीज और है नीरज, शेयर की जाएगी। आप तब भी रिपोर्टिंग कर रहे थे जब दिल्ली में इस तरह का दंगा हुआ था। इसी तरह का जो दंगा था हमने यूपी में भी देखा था, लेकिन उसमें जिस तरह से राज्य सरकार ने बहुत कड़क एक्शन लेते हुए, खास तौर पर जो दंगाई थे, अगर जिसकी मांग लगातार पुलिस भी कर रही है कि अगर आपके पास उससे जुड़े वीडियो हैं तो दीजिए ताकि उनकी शिनाख्त हो पाए। और फिर उनके पोस्टर चस्पाए गए थे कि जो नुकसान आपने किया है, क्योंकि वो राज्य का नुकसान है, उसकी भरपाई भी आप ही को देनी होगी। उस लिहाज से किस तरह के कड़े फैसले लिए जाएंगे खास तौर पर, ताकि कभी भी इस तरह की कोई हरकत अगर अंजाम देता है जो नुकसान की तरफ है, आम पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है, तो उसको 100 बार सोचना पड़े। देखिए, बिल्कुल सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए, क्योंकि कई सारे वायरल वीडियोस में जो लोग हैं वो हथियार के साथ भी दिखाई दे रहे हैं। कई सारे वायरल वीडियो में जो लोग हैं पत्थर फेंकते हुए नज़र आ रहे हैं, गोली चलाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इनकी प्रॉपर शिनाख्त करके और इनको खोज कर इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि दूसरे लोगों को भी एक जो सबक है वो मिल सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री वो लगातार इस बात की जो अपील है वो भी कर रहे हैं कि लोग शांति बना के रखें, और इसके साथ साथ इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि जो भी दंगाई इस घटना में शामिल होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पूरे इलाके में लगातार गश्त कर रही है। पैरामिलिट्री फोर्स की तमाम जो कंपनियां हैं वो भी मैदान में उतरी हुई हैं। पीस कमेटी की जो बैठक है वो लगातार हो रही है। प्रशासन कोशिश कर रहा है कि जो दोनों समुदाय के जो लोग हैं उनको बैठा के समझाया बुझाया जा सके, खासतौर से नौजवानों को, कि आने वाले समय में या आगे इस तरह की वारदात ना करें। हालांकि अभी भी कई सारे आंचल इलाके हैं जहाँ पर स्थिति तनावपूर्ण ज़रूर है, लेकिन ये कह सकते हैं कि नियंत्रण में है, और नियंत्रण में बरकरार रहे उसके लिए ज़रूरी है कि दोनों ही समुदाय के लोग बैठकर बातचीत करें और इस समस्या का समाधान निकालें। क्योंकि पुलिस कुछ सीमा तक रह सकती है, कुछ समय तक रह सकती है, लगातार पुलिस नहीं रह सकती। ये समाधान दोनों समुदाय के लोगों को ही निकालना होगा, और यही कारण है कि पुलिस दोनों समुदाय के लोगों को लेकर लगातार बातचीत कर रही है। एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर ये है नीरज की, आप लगातार पुलिस प्रशासन पे कई हमने आपकी रिपोर्ट्स देखी हैं, क्या पुलिस इस तरह की वारदात को ये हम कहें कि भाप नहीं पाई कि किस तरह का खतरा वहाँ पनप रहा था? क्योंकि लगातार इस तरह के भी
खबरें सामने आ रही हैं कि जो एसपी हैं वो छुट्टी पे चल रहे थे और उनकी अनुपस्थिति में जिनको चार्ज सौंपा गया वो इस बात को भांप ही नहीं पाए कि इस तरह का कुछ हरियाणा में जो कभी नहीं देखा गया ऐसा हो सकता है। देखिए, कहीं ना कहीं तो चूक ज़रूर हुई है और ये आंचल जांच का विषय होगा, लेकिन हमको ये भी कहना होगा कि पुलिस की सतर्कता के कारण एक बड़ा हादसा भी कह सकते हैं कि नहीं हुआ, क्योंकि आप देखें कि जिस नरहर मंदिर में करीब 2000 के करीब जो लोग फंसे हुए थे और चारों तरफ से जब पत्थर और आगजनी की घटनाएं निकल कर सामने आ रही थी, तो उस समय ये हरियाणा पुलिस ही थी जब वहाँ पर पहुँची थी और बड़ी संख्या में वहाँ की जो महिलाएँ हैं, जो लोग हैं, उनको सुरक्षित निकाल कर लाया गया। एडीजीपी खुद वहाँ पर मौजूद थी और वो लगातार वहाँ से लोगों को निकाल रही थी। करीब 3 बजे के बाद ये घटना हुई थी और 3 बजे से 6 बजे तक लगातार वहाँ पर आगजनी की घटना होती रही थी मंदिर और उसके आसपास। और नूह का जो खासतौर से नूह का बस स्टैंड है उसके आसपास का जो इलाका है वहाँ इस तरह की आगजनी की घटना हो रही थी, लेकिन पुलिस तत्काल वहाँ पर पहुँची और बड़ी संख्या में लोगों को वहाँ से सुरक्षित निकाला गया। लेकिन जितने बड़े पैमाने पर आंचल ये हिंसा हुई थी उसको देख के लग रहा था कि कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती थी। ये पुलिस की सतर्कता का ही परिणाम था कि कम से कम लोग इस घटना में हताहत हुए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चूक हुई है कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों ने हथियार और जो पेट्रोल और डीजल है और ये पत्थर क्यों इकट्ठा कर रखे थे। बिल्कुल, और यही जांच का विषय जिसकी लगातार जो है कोशिश इसमें पुलिस जुटी हुई है और लगातार वो लोगों से भी अपील कर रही है कि अगर उनके पास कोई क्लू है तो उन तक जाएं, उन तक बात करें। और फिलहाल नूह में धारा 144 लागू है, इंटरनेट बंद है, लेकिन कुछ छुटपुट इलाकों में तनाव है, लेकिन हालात फिर भी नियंत्रण में। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, बेहतरीन रिपोर्ट्स हम आपकी देख रहे हैं। आगे भी हम इस पूरे मामले पर आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो फिलहाल अभी देखा जाए तो लगातार जो कि मुख्यमंत्री हैं खट्टर साहब वो कह रहे कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का न्यूज़ एट 10 में। अबे देख अरे बेटा बच गए। You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. मुझे नहीं करना दूसरा बच्चा अभी। अरे पर क्यों नहीं करना? बच्चों के भविष्य के लिए आगे जाके बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि बच्चे का 80% मानसिक विकास इसी समय में होता है। बताओ। समझ गए। बच्चों के विकास और माँ की सेहत के लिए बच्चों में अंतर जरूरी है। तब तक हर 3 महीने में गर्भ निरोधक इंजेक्शन लगवाएं। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें नेशनल फैमिली प्लानिंग टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800116555 पर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और आइए अब देखते हैं G20 से जुड़ी बड़ी खबरें। तो महिला सशक्तिकरण पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से गुजरात के गांधीनगर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन की शुरुआत प्रधानमंत्री के विशेष वीडियो संदेश से होगी अब से कुछ ही देर में। 3 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी करेंगी। सम्मेलन का विषय है अंतर पीढ़ीगत परिवर्तन के शिखर के रूप में महिलाओं की अगुवाई वाला समावेशी विकास। ये सम्मेलन महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए लैंगिक समानता, महिलाओं के सशक्तिकरण और SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स को अर्जित करने की दिशा में उपलब्धियों को गति प्रदान करने का अवसर देगा। 3 दिनों तक चलने वाले इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 150 से अधिक प्रतिनिधि अपने अपने प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों की अगुवाई में भाग लेंगे। वहीं गांधीनगर में जारी G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो रहा है। मैसूरू में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन का आज समापन सत्र आयोजित किया गया। पहले सत्र में जलवायु लचीलेपन का निर्माण विषय पर चर्चा की जाएगी। इस पैनल में मुख्य वक्ता तुर्की के आर्थिक
डेटा विश्लेषण केंद्र निदेशक गुलबिन साहिन ब्योगलू हैं और उनके साथ ग्लोबल सॉल्यूशंस इनिशिएटिव जर्मनी के अध्यक्ष डेनिस नोवर के साथ साथ हैहोंग ग्वाओ भी इस सत्र में शामिल होंगे। साथ ही आजीविका सुरक्षित करने के लिए मैक्रो नीतियाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स और व्यापार पर पुनर्विचार विषय पर चर्चा होनी है। वहीं दूसरे सत्र के दौरान सतत विकास को बचाना, 2030 एजेंडे के लिए रास्ते तलाशना जैसे विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही आज तत्काल उपाय, वैश्विक संस्थानों और ढांचे में सुधार विषय पर भी चर्चा होनी है, जो G20 प्रेसिडेंसी की प्राथमिकताओं पर विचारों और अंतर्दृष्टि को सामूहिक रूप से प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 में संशोधन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ आज सुनवाई करेगी। हालांकि 2 याचिकाकर्ताओं ने याचिका वापस ले ली। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 हटाया था। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि संविधान पीठ नियमित रूप से मामले की सुनवाई करेगी। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं और सरकार से कहा कि वो केस से जुड़े अपने जवाब का संकलन कर 27 जुलाई तक कर लें। खास बात यह है कि इस मामले में सरकार की ओर से दायर जवाबी हलफनामे में बताया गया कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद खत्म करने का एक ही रास्ता था, आर्टिकल 370 हटाना। इससे पत्थरबाजी की घटनाएं लगभग खत्म हो चुकी हैं। वहीं अब केंद्र की योजनाओं का फायदा भी लोगों तक पहुंच रहा है। साथ ही राज्य में ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र स्थापित हो पाया। अभी राज्य में शहरी निकाय और पंचायत का प्रतिनिधित्व करने वाले 34,000 से ज़्यादा प्रतिनिधि हैं। सरकार की ओर से ये भी साफ किया गया कि इन बिंदुओं को केस से जुड़े संवैधानिक सवालों के खिलाफ दलील के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और अब बात हमारे नई सेगमेंट नया कश्मीर बदलाव के 4 साल से जुड़ी हुई। तो अनुच्छेद 370 और 35 से हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के शहरों के साथ साथ गांवों में भी विकास की तेज गति हुई है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बहाल होने के बाद जम्मू कश्मीर के गांव की तस्वीर और तकदीर में बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। सरकार के बेहतर प्रयासों से सेब और सूखे मेवों की खेती और कारोबार से दुनिया में पहचान बना चुके जम्मू कश्मीर के किसान अब केसर, लैवेंडर की खेती से भी बम्पर कमाई कर रहे हैं। वहीं गांव को कचरा मुक्त बनाने के लिए अनंतनाग जिले की सादियारा गांव के सरपंच की अनोखी पहल ये बताने के लिए काफी है कि लोगों की सोच में आया है बड़ा बदलाव। देखिए ये रिपोर्ट। पक्की सड़क, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल और खेल के मैदान, ये सुविधाएं अब जम्मू कश्मीर के अधिकतर गांवों में आसानी से उपलब्ध हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बहाल होने से न केवल विकास कार्यों में तेजी आई है बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ी है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार अब जनता के द्वार तक पहुंच रही है। जो गवर्नमेंट ने 3 सेक्टर जो पंचायती इलेक्शन किया, ये कश्मीर में बहुत ही कामयाब रहा। इससे बहुत ही लोगों की डेवलपमेंट हुई। पहले जो 3 टायर पंचायत सिस्टम नहीं था, जब से ये आया है तो तरक्की गांव की ओर ज्यादा बढ़ती गई है। रूरल डेवलपमेंट उसमें खास कलीदी रोल अदा कर रहा है। ट्रांसपेरेंसी पहले इतनी ज्यादा नहीं थी, अब जो ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है उसकी वजह से तरक्की ज्यादा मुमकिन हो गई है। गाँव और ग्रामीणों के विकास के साथ ही जम्मू कश्मीर के किसानों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए भी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जीआई टैग मिलने से कश्मीरी केसर के दामों में आई जबरदस्त तेजी से केसर उत्पादक किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई है। तो वहीं लैवेंडर की खेती ने प्रदेश के किसानों के लिए नए अवसर पैदा किए हैं। यही वजह है कि सेब और सूखे मेवों के साथ ही जम्मू कश्मीर के किसान अब केसर और लैवेंडर की खेती से भी काफी मुनाफा कमा रहे हैं। जो हमारी पब्लिसिटी इसकी चाहे सैफरान की, तो खुद प्रधानमंत्री ने की। वो पब्लिसिटी उन्हीं की से हुई है, उनकी जबान से ही हुई है पब्लिसिटी हमारी कश्मीरी सैफरान की। इसी वजह से हो गई दुगना, क्योंकि हमें आता था 1,10,000 रुपए केजी को। अब वही पार्क में हमें आ रहा है अभी 2,20,000 2,30,000 रुपए है, तो इससे डबल फायदा हमारा हो गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्पेशल फोकस है बिकॉज लैवेंडर इज वन एक इंडस्ट्रियल क्रॉप है जिसका बड़ा हाई डिमांड है हमारी इंडस्ट्री में। जब हमारी डिमांड इतनी ज़्यादा है तो गवर्नमेंट हैज़ अ स्ट्रांग पुश कि किस तरीके से हम लैवेंडर का खास तौर से रॉ मटेरियल इतना जनरेट कर ले इंडिजिनसली, जो हम अदरवाइज इंपोर्ट करके लाते हैं, इसका एसेंशियल ऑयल।
जम्मू कश्मीर के गांव न सिर्फ विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि लोगों की सोच में भी बड़ा परिवर्तन आया है। यही वजह रही कि पीएम मोदी के स्वच्छता के आह्वान पर अनंतनाग के सादियारा गांव के सरपंच फारूक अहमद गनई ने जब इलाके को कचरा मुक्त बनाने के लिए प्लास्टिक दो और सोना लो जैसी अनोखी पहल शुरू की, तो व्यापक जन भागीदारी ने इस अभियान को सफल बना दिया। आप ये देख रहे हैं, बदलाव तो यही है। हम ओपन, बिल्कुल सड़क पे ओपन साये में आपसे बात कर रहे हैं और अपनी जो राय है वो आपको बता रहे हैं। मैं कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री ने न सिर्फ पर्यावरण के प्रति सोच बदली, बल्कि आप यहाँ का डेवलपमेंट देखिए। चेंज ऑफ माइंडसेट इज देयर। बंदिशें खत्म होने से जम्मू कश्मीर अब देश के साथ कदम ताल करने लगा है। जम्मू कश्मीर के युवाओं ने खुद को साबित किया है। प्रदेश की नई पीढ़ी प्रशासनिक सेवा समेत विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही है। श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा और पामपोर से रमा त्यागी, डीडी न्यूज। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने टेलीकॉम सेक्टर में हो रही प्रगति की प्रशंसा की। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण टेलीकॉम सेक्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज टेलीकॉम में मेक इन इंडिया के तहत हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। We are the fastest growing telecom connectivity nation in the world, the largest connected nation in the world. We have on multiple occasions auctioned spectrum, created licenses with absolute transparency, with absolute integrity. Every rupee that has been gained from the auction of spectrum has gone to the public exchequer and has been deployed in the expanded social spending schemes of the Government of India. राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि पहले ऑपरेटर और ग्राहक के बीच में कॉल ड्रॉप को लेकर एक चिंता बनी रहती थी, लेकिन अब इसमें सुधार हुआ। हम 5G पर पहुंच गए और 6G की ओर आगे बढ़ रहे हैं। Quality today, operators are incentivized and tasked with investing more and more base stations and capacities in the wireless network. And even in the 5G, which we have launched as one of the few countries to have launched it, we are the second fastest rolled out 5G network in the world. And over 700 districts in India have already had 5G coverage. Over 500,000 base stations have been rolled out in this cutting edge technology. And we are already having a vision and a roadmap for 6G. ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी के फैसले पर जीएसटी परिषद एक बार फिर से विचार करने जा रही है। आज वित्त मंत्री की अध्यक्षता में वर्चुअल तरीके से जीएसटी परिषद की बैठक होगी, जिसमें मुख्य रूप से ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसिनो पर 28% जीएसटी को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। परिषद की गत बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसिनो पर 28% जीएसटी लगाने का फैसला किया गया था। काउंसिल के फैसले के मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग की हर बाजी पर 28% जीएसटी देना होगा। सूत्रों के मुताबिक काउंसिल की बैठक में गेम ऑफ स्किल को 28% से राहत मिल सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय भी गेम ऑफ स्किल के लिए गेम ऑफ चांस से अलग जीएसटी दर के पक्ष में है। हालांकि जीएसटी दर का फैसला जीएसटी काउंसिल ही कर सकती है। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां बलरामपुर जिले के दूरस्थ इलाकों में बैंकिंग सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन की पहल पर इन दिनों बैंक सखी अलग अलग पहुंच विहीन क्षेत्रों वाले इलाकों में घर घर जाकर बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कर रही हैं, जिससे ग्रामीणों को बैंकों की जो सुविधाएं हैं उनके घर पर ही मिल पा रही है। पेश है रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के उन दूरस्थ इलाकों में जहां बैंक काफी दूर हैं और वहां तक पहुंचने के लिए ग्रामीणों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ता है, वहां अब जिला प्रशासन की पहल पर बैंक सखी और विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर यानी VLE के माध्यम से बैंक की सेवाएं खुद हितग्राहियों के घरों तक पहुंच रही हैं। भावित्री सोनवानी मूलतः सामरी गांव की रहने वाली हैं, जो NRLM की बिहान योजना से जुड़कर बैंक सखी का काम करती हैं।
भावित्री क्षेत्र के ऐसे दूरस्थ गांव में जाकर बैंक की सेवाएं दे रही हैं जहां पैदल ही पहुंचा जा सकता है। हर पंचायत में जाके सेवा देती हूँ। जहाँ एक पंचायत है चरहटखूट सेम्बुदारा करके, वहाँ आने जाने का बहुत दिक्कत है, ताकि बुजुर्ग लोगों को पेंशन भुगतान के लिए भी उतना दूर पैदल चल के जाना पड़ता है। सामरी बैंक जाते थे, तो मेरे यहाँ आने से उन लोग को सुविधा मिल रहा है। यहाँ बैंक भी दूर है, 8 से 10 किलोमीटर, और जंगल पहाड़ भी है। तो हमारी बैंक सखी दीदी है, भाग्यत्री दीदी, फिर वो आती है, फिर हम लोग को पैसा निकाल के देती है। विधवा पेंशन और मनरेगा और मतलब माइंस सब में काम करते हैं उन लोग को भी कभी कभी देते हैं। जिले के सरहदी क्षेत्र चुनचुना और पुंदांग से बैंक की दूरी करीब 50 किलोमीटर है। बैंकिंग सेवाओं के लिए ग्रामीणों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, लेकिन चुनचुना गांव के रहने वाले मोहर साय कॉमन सर्विस सेंटर से जुड़कर VLE का काम करते हैं। वो बताते हैं कि क्षेत्र के करीब 2-3 गांव के लोगों को वो उनके गांव में जाकर ही बैंकिंग सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें मजदूरी भुगतान, पेंशन भुगतान के अलावा पैसों का लेन देन और आयुष्मान कार्ड और आधार कार्ड बनाना शामिल है। मोबाइल नेटवर्क की कमी के कारण उन्हें वहां जाना पड़ता है जहां मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध हो पाता है। नेटवर्क की वजह से काम में तो समस्या आती है, तो आदमी लोग को जो समस्या आता है उसको मैं कहीं जंगल में लेके, जहाँ पे नेटवर्क बताती है वहाँ पे लेके जो समस्या रहता है, मान के चलिए कि पैसा निकालना और कुछ आयुष्मान कार्ड बनाना, ई श्रम कार्ड बनाना, और किसान पंजीयन हो गया, किसान KYC हो गया, तेंदु पत्ता KYC हो गया, और पैन कार्ड, और इधर जो रिचार्ज वगैरह करता हूँ। VLE और बैंक सखी के काम की तारीफ जिला पंचायत की CEO रैना जमील भी करती हैं। उन्होंने बताया कि जिले के ऐसे दूरस्थ क्षेत्र जहां पर बैंक की सुविधा नहीं है, सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के लिए VLE और बैंक सखी घर घर जाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शासन की ओर से हमारे यहाँ पे 126 जो है वो BCs इस समय काम कर रहे हैं, जिनको हम बैंक सखीज के नाम से जानते हैं, जो गाँव में जाके वहाँ पे नगद लेन देन करते हैं और लोगों को जो है वो बहुत दूर जो है बैंक तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। VLE और बैंक सखियों के दूरस्थ और पहुंच विहीन क्षेत्रों में जाकर बैंक की सेवाएं प्रदान करने से वहां लोगों के लिए काफी आसानियां हो गई हैं और वहां भी लोग अब बैंक से जुड़ रहे हैं। खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां इस बार हुई मानसून की बारिश ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस साल जुलाई महीने में सामान्य से 71% ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। पिछले 100 सालों में 7वीं बार ऐसी बारिश जुलाई महीने में दर्ज की गई। इससे पहले साल 1980 में जुलाई के महीने में 477 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं इस साल जुलाई महीने में 437 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसी के चलते इस बार अगस्त में भी बारिश से छुटकारा नहीं मिलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 3 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक एक बार फिर मॉनसून के सक्रिय होने की संभावना जाहिर की है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में परवाणू के पास चंडीगढ़ शिमला NH5 पर भूस्खलन की घटना सामने आई, जिसमें 40 मीटर राजमार्ग बह गया। NH में भूस्खलन में लोगों को आवाजाही में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज सुबह बारी बारी 2 भूकंप के झटके महसूस किए गए। निकोबार द्वीप में पहला झटका सुबह 5:40 पर देखा गया और रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.0 मापी गई। फिर दूसरा झटका 6:37 पर महसूस किया गया। रिक्टर स्केल पर दूसरे भूकंप की तीव्रता 4.8 थी। अभी तक भूकंप से जानमाल के किसी नुकसान की कोई खबर नहीं। हैदराबाद के हब्सीगुड़ा इलाके में एक इमारत में आग लग गई है। इस इमारत में एक होटल और एक कपड़े का शोरूम है। आग लगने की खबर मिलने के बाद दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में इन दिनों दिल्ली पुस्तक मेले का आयोजन हो रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्र ने आज प्रकाशन विभाग के स्टॉल का दौरा किया
उन्होंने योजना क्लासिक्स सीरीज के तहत आर्ट, कल्चर एंड हेरिटेज पुस्तक का विमोचन किया। अपूर्व चंद्र ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत यह खिताब देश की धरोहर को लोगों तक पहुंचाने का काम करेगी। रहे दिल्ली पुस्तक मेले में प्रकाशन विभाग का स्टॉल काफी संख्या में पुस्तक प्रेमियों को आकर्षित कर रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्र ने मंगलवार को प्रकाशन विभाग के स्टॉल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने योजना क्लासिक सीरीज के तहत आर्ट, कल्चर एंड हेरिटेज पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक में 1957 के बाद से योजना में प्रकाशित विभिन्न आलेखों का संकलन है। हमारे देश की धरोहर को आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंदर हमारी देश की धरोहर को लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे सब भारतवासियों को हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारे देश में जो विविध कला की जो प्रणाली है, उस सब का पता लगना चाहिए। और उसके लिए मैं देखता हूं कि जैसे अभी 75 वर्ष में फिल्मों के बारे में भी इन्होंने निकाला है, बाकी अलग अलग प्रकार के जो हमारे आर्ट्स की शैली है उसके ऊपर भी पुस्तकें निकाली हैं, और आगे भी ऐसा ही काम करते रहे, जिससे कि जो है केवल सिविल सर्विस नहीं, बाकी लोगों को भी इसका लाभ मिले। आर्ट, कल्चर एंड हेरिटेज पुस्तक पाठकों को देश की कला, संस्कृति और विरासत से रूबरू कराती है। छात्रों, कला और संस्कृति में रुचि रखने वाले लोगों और शिक्षाविदों के लिए ये पुस्तक विशेष तौर पर उपयोगी है। योजना हमारी जो मंथली जर्नल है वो 1957 से हिंदी, इंग्लिश और अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होती है। तो आर्ट, कल्चर और हेरिटेज करके एक हम लोगों ने सीरीज़ निकाली है योजना क्लासिक्स। इसमें 1957 से हम लोगों ने आर्ट के लिए है और ये कलेक्टर्स कॉपी है और ये छात्रों को भी बहुत उपयोगी लगेगी। और जो इसको आर्ट, कल्चर, हेरिटेज को के विषय में जो जानना चाहते, पढ़ना चाहते छात्र हैं और हमारे जो भी युवा साथी हैं, उनके लिए भी बहुत उपयोगी होगी। दिल्ली पुस्तक मेले के प्रकाशन विभाग के स्टॉल में पुस्तकों और पत्रिकाओं का अनूठा संग्रह है। भारत 2023, रोजगार समाचार, योजना, कुरुक्षेत्र और बाल साहित्य के अलावा राष्ट्रपति भवन सीरीज, गांधीवादी साहित्य, बायोग्राफी और आज़ादी का अमृत महोत्सव पर किताबें भी यहाँ उपलब्ध हैं। इसके अलावा लोग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के चुनिंदा भाषणों का संकलन भी प्रकाशन विभाग के स्टॉल से हासिल कर सकते हैं। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और हिमाचल प्रदेश से आई छात्राओं ने दिल्ली में आकाशवाणी भवन का दौरा किया। सांसद भारत दर्शन कार्यक्रम के तहत हमीरपुर से दिल्ली आई है ये 21 छात्राएं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के लोकसभा क्षेत्र से चयनित होकर आई हैं। इन छात्राओं ने आकाशवाणी भवन दिल्ली में गीत और नृत्य भी पेश करते हुए अपने अनुभव साझा किए। कितनी उत्साहित हैं ये छात्राएं दिल्ली आकर, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए। सांसद भारत दर्शन के दूसरे चरण के तहत हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से 21 प्रतिभाशाली होनहार बेटियां इन दिनों दिल्ली की यात्रा पर हैं। मंगलवार को ये मेधावी छात्राएं दिल्ली के आकाशवाणी भवन पहुंची, जहां इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के वर्तमान और ऐतिहासिक परिदृश्य को नजदीक से समझा। इन छात्राओं ने आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले पीएम की मन की बात कार्यक्रम की जानकारी ली और विभिन्न रिकॉर्डिंग स्टूडियो समेत बापू स्टूडियो का भी अवलोकन किया। दिल्ली पहुंचकर ये छात्राएं काफी उत्साहित नजर आईं और विशेष तौर पर उन्होंने केंद्रीय मंत्री और अपने सांसद अनुराग ठाकुर का भी आभार व्यक्त किया है। हमीरपुर की 21 छात्राओं ने आकाशवाणी भवन दिल्ली का दौरा किया। क्या यादें लेकर जा रही हैं, बात करते हैं छात्राओं से। आज क्या यादें लेकर जा रहे हैं आप आकाशवाणी? आज हम आकाशवाणी में आए हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। हम यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी दिया और साथ ही साथ मैम ने हमसे बहुत से क्वेश्चन भी पूछे, तो बहुत अच्छी तरह हमने उनका जवाब भी दिया। एंड इट वाज रियली वेरी बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस था। तो बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ पे हमें बापू स्टूडियो दिखाया कि उस टाइम महात्मा गांधी यहाँ पर आए थे। 12 नवंबर 1947 को महात्मा गांधी यहाँ पर आए थे। उसी स्टूडियो में हमें लेकर गए एंड बहुत ही कम लोग ये अपॉर्चुनिटी ले पाते हैं कि उसी स्टूडियो में जाएं और देखेंगे कि कहाँ पे जाके महात्मा गांधी ने क्या बोला था। तो वो भी वहाँ पे हमें लेके गए एंड इट वाज रियली अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर अस। हमारे सांसद श्री अनुराग ठाकुर जी के थ्रू स्टार्ट किया गया है और ये बहुत अच्छा है। हमें बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी मिली है, काफ़ी कुछ सीखने की अपॉर्चुनिटी मिली है और इससे हमारी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंजेस भी आएंगे। मैं सांसद भारत दर्शन के लिए तो पहले अनुराग जी का धन्यवाद करना चाहूँगी और इससे हम सबको अपनी संस्कृति, अपनी हिस्टोरिकल प्लेसेस
जैसे कि हमें पता नहीं था कि बापू स्टूडियो यहाँ पे है और महात्मा गांधी जी ने यहाँ से एड्रेस किए, तो ये मेरे लिए एक बहुत नया एक्सपीरियंस है। और हमने देखा कि पीएम मोदी यहाँ कैसे मन की बात को रिकॉर्ड करते हैं और कैसे वो लोगों तक पहुँचाते हैं हर महीने के एक संडे को। अनुराग सिंह ठाकुर जी की वजह से हमें यहाँ पे आने का, हमें यहाँ के बारे में जानने का मौका मिला, उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और जैसे कि आपने हमसे पूछा था कि यहाँ पे बड़े बड़े लोग आके रह चुके हैं, हमें कैसा एक्सपीरियंस हुआ, तो अपना एक्सपीरियंस तो हम शेयर कर सकते हैं, बट अपनी फीलिंग हम नहीं बता सकते कि हमें कितनी खुशी हो रही है और कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। सर, एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है हम सभी के लिए, हम सभी 21 छात्राओं के लिए। आकाशवाणी भवन के स्टूडियो में छात्राओं ने लोकगीत और नृत्य भी पेश किए। इन 21 छात्राओं में मेधावी छात्राओं के साथ साथ खेल, कला और अन्य क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने वाली छात्राएं भी शामिल हैं। गौरतलब है कि अनुराग सिंह ठाकुर देश के पहले ऐसे सांसद हैं जिन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के विद्यार्थियों को देश के विभिन्न हिस्सों में सांसद भारत दर्शन यात्रा के जरिए घुमाने और कुछ नया सीखने की योजना की शुरुआत की थी। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में पेश किए गए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023 पर कहा कि विपक्ष चर्चा में भाग ले रहा है और इस विधेयक का विरोध करने से कुछ नहीं होगा। मैं इतना ही कहूँगा विपक्ष के सभी माननीय सांसदों से, आइए चर्चा में भाग लें और जो भी बिल संसद में आ रहे हैं उससे बहुत बड़े बदलाव, जैसे पीछे भी हमने सिनेमाटोग्राफ एक्ट से लेके बाकी बिल पेश किए, वो कई वर्षों से उसका इंतज़ार था, तो वो भी हुआ, तो उससे लाभ मिलेगा। आज भी दिल्ली कैपिटल रीजन के लिए जो बिल पेश होने जा रहा है सर्विसेज से रिलेटेड, वो भी उसमें भाग ले सकते हैं, विरोध करने से कुछ नहीं होगा। जब वो आएंगे चर्चा में भाग लेंगे तो जानेंगे कि कैसे ये हमारे अधिकार क्षेत्र में फॉल करता है और इसके आने से क्या क्या होने वाला है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिंह खट्टर ने नूह हिंसा पर कहा कि अभी तक 6 लोगों की मौत की जानकारी है, जिसमें 2 होमगार्ड और 4 आम नागरिक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में अभी तक 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। अभी तक 116 लोग ये अरेस्ट हो चुके हैं और उनको आज उनका रिमांड लिया जाएगा ताकि उनसे और जानकारी लेकर के जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको पकड़ करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, जो आम नागरिक हैं उनकी सुरक्षा करना ये हमारा दायित्व है। उस सुरक्षा के लिए हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, हमारी पुलिस है, वो सतर्क है। बाकी हरियाणा में भी जो कोई छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं वो सब कंट्रोल कर ली गई हैं, स्थिति सामान्य हो गई है। मेरी जनता से अपील भी है कि वो लोग शांति बनाए रखें। शीर्ष क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने संयुक्त राज्य अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग को कम कर दिया। इस कदम पर व्हाइट हाउस ने नाराजगी जताई है। ये कदम ऋण सीमा संकट के 2 महीने पहले समाधान के बावजूद आया। रेटिंग एजेंसी ने अगले 3 वर्षों में राजकोषीय प्रबंधन और बढ़ते कर्ज के बोझ के चलते अमेरिका की रेटिंग AAA से घटाकर AA+ कर दी, जिसमें सरकार के अपने बिलों का जो भुगतान नहीं कर पा रही है उसकी क्षमता को खतरा बताया गया है। विदेश यात्रा के दौरान लोगों को अपनी भाषा में जानकारी हासिल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर टिकट कटवाना हो या कहीं जाना हो, इसके बारे में जानकारी लेनी हो तो अनजान भाषा की वजह से दिक्कत आती है। लेकिन टोक्यो के रेलवे स्टेशन पर मल्टीलिंगुअल टूल के जरिए 11 विदेशी भाषाओं में जानकारी मुहैया कराई जा रही है। देखिए रिपोर्ट। ये है जापान की राजधानी
टोक्यो का सेबु शिगंजू रेलवे स्टेशन। इस रेलवे स्टेशन पर एक दिन में लगभग 1,35,000 यात्री आते हैं। कोरोना के बाद जापान में विदेशी सैलानी भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। इस स्टेशन पर विदेशी सैलानी अब अपनी भाषा में आसानी से जानकारी ले पा रहे हैं। स्टेशन पर लगाए गए मल्टीलिंगुअल टूल के परीक्षण के कारण ऐसा संभव हो सका है। इस टूल के जरिए विदेशी सैलानी अपनी भाषा में जानकारी केंद्र पर बैठे आदमी से सवाल पूछ सकता है। जानकारी केंद्र पर बैठा आदमी पूछे गए सवाल को डिस्प्ले में जापानी भाषा में देखता है, फिर वह जापानी भाषा में जवाब देता है, जिसे विदेशी सैलानी अपनी भाषा में डिस्प्ले स्क्रीन पर देख सकता है। हमने जो डिस्प्ले पेश किया है वह स्वचालित रूप से जापानी और अन्य भाषाओं के बीच अनुवाद कर सकता है। जब ग्राहक किसी विदेशी भाषा में बात करते हैं तो स्टेशन परिचायक इसे जापानी में देख सकता है। मल्टीलिंगुअल टूल के जरिए विदेशी सैलानी अंग्रेजी, फ्रेंच, मंदारिन और स्पेनिश समेत 11 भाषाओं में बातचीत कर सकते हैं। विदेशी सैलानी इस नई सुविधा से आसानी से जानकारी ले पा रहे हैं। साथ ही मशीन के अलावा सूचना केंद्र पर बैठे आदमी से जो जानकारी लेना चाह रहे हैं वो ले पा रहे हैं। यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जैसे आप पाते हैं कि दूसरी तरफ एक इंसान बैठा है तो आप तुरंत सुरक्षित महसूस करते हैं। विदेशी सैलानी नई जानकारी लेने में अब हिचक नहीं रहे हैं। उन्हें अब ट्रांसलेशन के लिए अपना मोबाइल या गूगल ट्रांसलेट जैसे ऐप का उपयोग नहीं करना पड़ रहा है। मल्टीलिंगुअल टूल के जरिए विदेशी यात्री स्थानीय इलाकों की दिशा और इससे संबंधित सूचनाएं आसानी से पा रहे हैं। टिकट मशीन और टिकट काउंटर होने के बावजूद ये सुविधा सैलानियों के लिए ज्यादा उपयोगी साबित हो रही है। इस टूल का 3 महीने के लिए परीक्षण किया जा रहा है। टूल के सफल उपयोग के बाद इसे बड़े पैमाने पर उपयोग में लाया जाएगा। ओसाका के कंसाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इस साल की शुरुआत में इस टूल का परीक्षण किया जा चुका है। जापान में पिछले महीने 20 लाख से ज्यादा सैलानी आए थे। इस नई सुविधा से विदेश से आने वाली सैलानियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की एक गलती की वजह से वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट से उसका संपर्क टूट गया। ये स्पेसक्राफ्ट अभी धरती से 19.9 अरब किलोमीटर दूर है। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी ने इसकी जानकारी दी। घटना पिछले हफ्ते की है, जब नासा को दी गई एक कमांड से स्पेसक्राफ्ट का एंटीना 2% शिफ्ट हुआ। इससे वॉयेजर 2 का नासा से संपर्क टूट गया। संपर्क नहीं हो पाने से वॉयेजर 2 अंतरिक्ष की जो जानकारी डीप स्पेस नेटवर्क यानी DSN तक वो भेजता है वो अब नहीं मिल पा रही। नासा ने बताया कि वो अब ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में लगे अपने सबसे बड़े एंटीना से वॉयेजर 2 की तलाश कर रहा है। इस वक्त वॉयेजर 2 की जो लोकेशन है वहां तक पृथ्वी से एक सिग्नल पहुंचने में 18 से ज्यादा घंटे लगते हैं। इस स्पेसक्राफ्ट से अभी सिग्नल मिल रहे हैं तो एक उम्मीद बनती है कि फिर से इससे संपर्क कायम किया जा सकेगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अब तक का सबसे गंभीर आधिकारिक अभियोग दर्ज हुआ। इसमें दावा किया गया है कि उन्होंने 2020 के चुनाव परिणाम को पलटने के प्रयास किए। ट्रंप कल शाम कोर्ट में पेश होंगे। स्पेशल काउंसिल जैक स्मिथ ने मंगलवार को इस अभियोग पर लगाए गए आरोपों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने जो बाइडेन से पराजित होने के बावजूद सत्ता में बने रहने के लिए वोटर्स से जानबूझकर झूठे दावे किए। उल्लेखनीय है कि 4 महीने में ये तीसरी बार है जब ट्रंप पर आरोप तय किए गए। इस बार ताज़ा अभियोग में ट्रंप पर 4 आरोप लगाए गए। पहला, सरकारी कार्यवाही में बाधा डालने की साजिश। दूसरा, अमेरिका को धोखा देने की साजिश। तीसरा, किसी आधिकारिक कार्यवाही में बाधा डालना। और चौथा, अधिकारों का दुरुपयोग करना। इन ताज़ा आरोपों में ट्रंप को दोषी ठहराया जा सकता है। बावजूद इसके ट्रंप 2024 का राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं और वो रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं। अमेरिका ने कहा कि रूस ने काला सागर अनाज समझौता पर वापस लौटने का संकेत दिया है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी दूत ने कहा कि रूस काला सागर अनाज समझौता पर वापस लौटने के लिए तैयार है। अमेरिकी दूत राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि अगर रूस अपना जो फर्टिलाइजर है वो वैश्विक बाजार में लाना चाहता है और कृषि लेन देन को सुविधाजनक बनाना चाहता है तो उन्हें इस सौदे पर वापस लौटना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अभी तक इसका कोई सबूत नहीं देखा। हालांकि रूस समझौता पर वापस लौट सकता है। रूस ने 17 जुलाई को काला सागर अनाज समझौता छोड़ा था।
रूस ने 2 कारणों से काला सागर अनाज समझौता छोड़ा था। पहला, अपना स्वयं के खाद्य और फर्टिलाइजर निर्यात में सुधार की मांगे पूरी नहीं होने की वजह से, और दूसरा, यूक्रेन का पर्याप्त अनाज गरीब देशों तक नहीं पहुंच पाया है। अवैध रूप से कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान में संदिग्ध क्षेत्र बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हुआ। क्षेत्र में पानी की आपूर्ति करने वाले 2 प्रमुख जल संयंत्र पूरी तरह से नष्ट हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय आबादी के लिए पीने के पानी की गंभीर कमी है। दैनिक जरूरतों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित पानी की कमी के कारण निवासियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से गुजारिश है कि गरीब जो है ना आवाम की जो हालात ज़ार को देखकर इस वक्त जो फसल पक के तैयार हुए थे मुकम्मल तौर पर तबाह, और संधि तकरीबन साहिबाबाद का एरिया मुकम्मल तौर पर डैमेज हुआ है। 3 कूल मुकम्मल तौर पर, वाटर चैनल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। हम गुजारिश करते हैं कि सरकार से कि जल्द से जल्द वाटर चैनल, पीने का पानी जल्द से जल्द थ्रू करे, और ये फसलों का जो चैनल है और ये जो हमारे आवाम के फसलें तबाह हो गए हैं, मकानात तबाह हो गए हैं, तो उनका मुआवजा जल्दी से जल्द अदा करे तो बड़ी मेहरबानी होगी। फ्रांस ने नाइजर से अपने नागरिकों और यूरोपीय देशों के लोगों को निकालना शुरू कर दिया। इस बीच नाइजर से 262 लोगों को लेकर एक विमान पेरिस पहुंचा। इस बीच इटली के विदेश मंत्री ने भी कहा कि सरकार तख्ता पलट के बाद नाइजर से नागरिकों को वापस लाने के लिए एक विशेष उड़ान की व्यवस्था करेगी। सैन्य जुंटा ने पिछले बुधवार को नाइजर के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद बज़ौम और उनकी सरकार को उखाड़ फेंका। तख्ता पलट ने पश्चिम अफ्रीका के सबसे गरीब और अस्थिर साहिल क्षेत्र को सदमे में डाल दिया, जहां नाइजर को तेजी से बढ़ते इस्लामी विद्रोह के खिलाफ लड़ाई में पश्चिम का सबसे स्थिर सहयोगी माना जाता था। इस बीच चीन ने बाढ़ प्रभावित हेबई प्रांत से 1 लाख लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में लुटेरों ने एक स्टोर में 10 से 15 मिलियन यूरो के गहने लूट लिए। सभी लुटेरों को हथियारों से लैस देखा गया। पेरिस अभियोजक कार्यालय ने बताया कि सशस्त्र लुटेरों ने मध्य पेरिस में लग्जरी स्विस घड़ी ब्रांड के एक स्टोर पर धावा बोल दिया। उन्होंने कहा कि लुटेरों ने 10 मिलियन से 15 मिलियन यूरो मूल्य के गहने लेकर वो फरार हुए। लूट की घटना की जांच हो रही है। वहीं पुलिस ने 3 संदिग्धों की तलाश में अभियान चलाया है। उन्होंने बताया कि पुलिस जल्द ही संदिग्धों को पकड़ लेगी। तुर्की के इज़मिर शहर में स्थित चले गांधीनगर में आज महिला सशक्तिकरण पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन हो रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री वीडियो संदेश से जुड़ रहे हैं। आइए सुनते हैं। एक्सेलेंसीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार। I welcome you all to Gandhinagar, the city named after Mahatma Gandhi on its day of formation. I am delighted that you have the opportunity to visit Gandhi Ashram in Ahmedabad. Today, the whole world is talking about climate change, global warming, and urgency to find sustainable solutions. At Gandhi Ashram, you will witness firsthand the simplicity of Gandhiji's lifestyle and his visionary ideas of sustainability, self-reliance, and equality. I am sure you will find it inspirational. You will also get to experience it at the Dandi Kutir Museum, an opportunity you should not miss. It will not be out of place for me
to mention here that Gandhiji's famous charkha, the spinning wheel, was found by a woman named Gangaben at a village nearby. As you know, from then onwards, Gandhiji always wore khadi, which became a symbol of self-reliance and sustainability. Friends, when women prosper, the world prospers. Their economic empowerment fuels growth. Their access to education drives global progress. Their leadership fosters inclusivity, and their voices inspire positive change. The most effective way to empower women is through a women-led development approach. India is making strides in this direction. Friends, India's President, Srimati Draupadi Murmu, sets an inspiring example herself. She comes from a humble tribal background, but now leads the world's largest democracy and serves as the commander-in-chief of the world's second largest defense force. In this mother of democracy, the right to vote was granted equally to all citizens, including women, by the Indian Constitution right from the beginning. The right to contest election was also granted on an equal basis. Elected women representatives have been key agents of economic, environmental, and social change. At 1.4 million, 46% of elected representatives in rural local bodies in India are women. The mobilization of women into self-help groups has also been a powerful force for change. During the pandemic, these self-help groups and elected women representatives emerged as pillars of support for our communities. They manufactured masks and sanitizers, as well as created awareness about infection prevention. More than 80% of nurses and midwives in India are women. They were our first line of defense during the pandemic. And we are proud of their achievements. Friends, women-led development has been a key priority for us in India. Around 70% of the loans under the Pradhan Mantri Mudra Yojana have been sanctioned to women. These are loans up to 1 million rupees to support micro-level units. Similarly, 80% of beneficiaries under Stand Up India are women availing bank loans for greenfield projects. Under the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, nearly 100 million cooking gas connections have been provided to rural women. Provision of clean cooking fuel directly impacts the environment and improves women's health.
the number of women in technical education in the industrial training institutes had doubled since 2014, and nearly 43% of STEM graduates in India, that is science, technology, engineering and mathematics, are women. About 1/4 of space scientists in India are women. Behind the success of our flagship programs like Chandrayaan, Gaganyaan and Mission Mars lies the talent and hard work of women scientists. Today, more women are enrolling in higher education than men in India. We also have one of the highest percentage of female pilots in civil aviation, and female pilots in the Indian Air Force are now flying fighter aircrafts. Women officers are being deployed in operational roles and fighting platforms in all our armed forces. Friends, in India and in the global south, women play pivotal roles at the backbone of rural agriculture families and as small traders and shopkeepers. Given their close association with nature, women hold the key to innovative solution to climate change. I recall how women led the first prominent climate action in India in the 18th century. The Bishnoi community of Rajasthan, led by Pujya Amrita Devi, started the Chipko movement. It was a movement to hug trees to prevent unregulated logging. Along with several other villagers, she laid down her life for the cause of nature. Women in India have also been brand ambassadors for Mission Life, lifestyle for environment. They reduce, reuse, recycle and repurpose based on traditional wisdom. Under various initiatives, women are actively getting trained in making solar panels and lights. The solar mamas have been successful collaborators with our partner countries in the global south. Friends, women entrepreneurs are significant contributor to the global economy. The role of women entrepreneurs in India is not new. Decades ago in 1959, few Gujarati women in Mumbai came together to create a historic cooperative movement, Shri Mahila Grih Udyog. Since then, it has transformed the lives of millions of women and their families. Their most famous product, Lijjat Papad, will probably be on your menus in Gujarat. Another success story of our cooperative movement in the dairy sector. This is also powered by women. In the state of Gujarat alone, there are 3.6 million women involved in the dairy sector. And there are many, many more such inspiring stories all over India. In India, about 15% of unicorn startups have at least one woman founder.
The combined value of this women-led unicorn is over $40 billion. However, our goal should be to create a level platform where women achievers became the norm. We must work to remove the barriers that restrict their access to markets, global value chains, and affordable finance. At the same time, we need to ensure that the burden of care and domestic work is appropriately addressed. Excellencies, your focus on women entrepreneurship, leadership, and education is commendable. I'm also glad that you are launching the Tech Equity Platform to enhance digital and financial literacy for women. And I'm delighted that under the Indian presidency, it has been decided to establish a new working group on women empowerment. Your untiring efforts in Gandhinagar will give immense hope and confidence to women around the world. I wish you all the best for a productive and successful meeting. Thank you. Thank you very much. तो महिला सशक्तिकरण पर